नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी, मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोन लेते वक्त आदमी को पैसों की इस कदर जरूरत होती है, उसको जितना पैसा मिले उतना हमेशा सही लगता है। दोस्तों, नौबत ये आती है कि जब पैसा ले लेते हैं उसके बाद उसका ईएमआई चुकाना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसका सबसे बड़ा ये रीजन होता है कि एक्चुअल में उनकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कई बार लोन ले ली जाती है, या एक्चुअल में उनकी रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा लोन कई बार आदमी ले लेता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हमको एक्चुअल में कितनी लोन लेनी चाहिए, जितनी लोन मिलती है और कितनी लोन लेनी चाहिए, दोनों में बहुत फर्क है। दोस्तों, कैलकुलेशन के साथ दोस्तों ये टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं, शुरू से आखिर तक दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब आदमी को लोन की जरूरत होती है, पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरह से डिसीजन के दो राहों पे खड़ा होता है। या इस डिसीजन के बाद या तो उनकी लाइफ है वो इस तरफ होने वाली है या तो लाइफ उस तरफ होने वाली है। जनरली ये चीजें होती है वो इमोशनली इनको प्रेशर करती है। कोई भी लोन ले लीजिए, पर्सनल लोन लीजिए, शादी ब्याह का मामला होता है, ऑटो लोन ले लीजिए, ड्रीम कार का मामला होता है, होम लोन ले लीजिए, ड्रीम हाउस का मामला होता है। दोस्तों, इसमें इमोशनल ट्रिगर है वो ज्यादा असर करते हैं। उसी टाइम पे अभी लोन मार्केट इतना गर्म चलता है, लोन की ऑफर्स है, उनकी बॉम्बार्डिंग होती है। पर्सनल लोन है, होम लोन है, ऑटो लोन है, एसएमएस के थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू रेगुलरली आपको आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के अलग अलग मैसेजेस आते हैं। कस्टमर को उस टाइम पे जब एक्यूरेटली लोन की जरूरत होती है उसी टाइम पे ये जो मैसेजेस है उनकी मार्केटिंग के वजह से कस्टमर है डिसीजन ले लेता है। अब दोस्तों, डिसीजन में ये चीज होती है कि उनको एक्चुअल में जितनी जरूरत होती है, आजकल अगर आप लोन की प्रोसेसिंग देखें तो फास्टेस्ट है एचडीएफसी पर्सनल लोन। 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में है डिसबर्समेंट हो जाता है। तो एक्चुअल में कस्टमर को सिर्फ इमोशनल बेस उसका डिसीजन और लेना शुरू करते हैं कस्टमर, उसके पहले ही लोन की अमाउंट है प्रोसेस हो जाती है और उनको पैसों का प्रबंध हो जाता है। अब एक्चुअल में दोस्तों लोन के जो चीज होती है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की चीज होती है। मिनिमम 3 ईयर से शुरू होता है, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स तक लोन की अमाउंट है, प्रोसेस चलती रहती है। आपको रेगुलरली डिसिप्लिन से अपने ईएमआई के अंदर, अपने सैलरी के अंदर से ईएमआई चुकाना होता है। कई बार ये होता है कि दोस्तों ये ईएमआई की अमाउंट इतनी ज्यादा होती है, एक तरीके से अगर आप कहें कि कस्टमर अपना पेट काट के भी लेकिन लोन को पैसा भरता है, उसके अंदर सेक्रीफाइस करता है अपनी सेविंग्स, अपने रिटायरमेंट प्लान, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए, सारी चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म में उनको निभानी है। ये सारी चीज साइड में रह जाती है। सर, सबसे पहले बैंक की अमाउंट है वो भरना पहले जरूरी हो जाता है। दोस्तों, जब इंसान ये ट्रैप में फंस जाता है तो उसको बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों इसमें से बाहर निकलने की सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको जितनी लोन की रिक्वायरमेंट है उतनी ही लोन लीजिए। लोन की कितनी रिक्वायरमेंट है और एक्चुअल में मेरी कैपेसिटी कितनी है, दोस्तों इसी के ऊपर मैं कैलकुलेशन पे आने वाला हूं। सबसे पहली बात यह है कि लोन का थंब रूल है। बैंक में भले ही आपको मैक्सिमम लोन की अमाउंट आपको मिल जाती है, लेकिन एक्चुअल में आपको आपकी रिक्वायरमेंट है वो हो सके तो वहीं तक सीमित रखनी है। और मोस्टली 85 to 90% केसेस में कस्टमर की हाथ में ये होता है कि अपनी रिक्वायरमेंट है वो सीमित रखे, क्योंकि ये सारी चीजें होती है वो विश बेस्ड होती है, मतलब अपनी इच्छाओं के ऊपर होती है। इच्छाओं पे काबू रखोगे तो ये चीज है वो भी कंट्रोल में रह जाएगी, अदरवाइज आप लोन के ट्रैप में फंस सकते हैं। दोस्तों, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि लोन जो होती है, बैंक जो लोन देती है वो अपना ब्याज का बिजनेस कर रही है। ब्याज का जो बिजनेस होता है वो डे बाय डे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहता है। तो दोस्तों, ऐसा ना हो कि हम कमा रहे हैं सिर्फ बैंक का ब्याज भरने के लिए। बैंक के ब्याज के अलावा भी दोस्तों बहुत सारी चीजें होती है, घर चलाना होता है, बहुत सारी चीजें आगे का लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, उसका भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों लोन का थंब रूल की मैं बात कर रहा था। लोन का थंब रूल दोस्तों ये होता है कि अगर आप लोन, पर्सनल लोन ले रहे हैं तो उसकी सीमा सिर्फ 10% तक ही रखिए। 10% ईएमआई, आपकी जितनी भी सैलरी आती है उसके 10% तक ही ईएमआई पर्सनल लोन का रखना चाहिए। दिस इज नंबर 1। अगर आप ऑटो लोन ले रहे हैं तो आपकी सैलरी में से सिर्फ 50% ही पार्ट है ये ऑटो लोन में जाना चाहिए। दिस इज सेकंड नंबर।
तीसरे नंबर की बात है, अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो दोस्तों इस तरह से अपना प्लानिंग सेट करिए कि मैक्सिमम 40% तक आपका सैलरी का पार्ट है वो होम लोन की ईएमआई में जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 60% तक दोस्तों आपको घर भी चलाना है और फ्यूचर के लिए रिटायरमेंट प्लान और सेविंग भी करना होता है। दोस्तों अगर इसके अंदर आप किसी भी तरीके की चूक करते हैं तो पहले पता नहीं होता है, लेकिन बाद में धीरे 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 आप लोन के माया जाल में फंसते चले जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ भी दोस्तों मैं इसको बताने वाला हूं। दोस्तों जनरली इसकी मैं टेक्निकलिटी बताता हूं कि लोन में किस तरह से कैलकुलेशन इसका किया जाता है। दोस्तों जनरली लोन का बैंक के अंदर जो कैलकुलेशन होता है वो इस चीज पे होता है कि कस्टमर की लोन की सैलरी की जितनी कैपेसिटी है उसमें 50 to 60% तक लोन का ईएमआई सेट कर सकते हैं। ये बैंकों का कैलकुलेशन होता है आपको लोन देते वक्त। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं FOIR, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो। अब दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि बैंक जितनी एलिजिबिलिटी हमारी सेट कर रही है और हमें जितना लोन दे रही है, सबसे पहली बात कि ये जो भी एलिजिबिलिटी सेट होती है वो आपके क्रेडिट प्रोफाइल पे सेट होती है। आपने अपना क्रेडिट प्रोफाइल बनाया होता है एक्सरसाइज करके, रेगुलरली आप डिसिप्लिन से, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रख के आप पैसों को जोड़ जोड़ के रेगुलर आपका जो भी कर्ज है वो चुका रहे हैं। तो इसकी वजह से आपका क्रेडिट जो रिपोर्ट है वो बूस्टअप करता है और इसी बेस के ऊपर आपको इतनी सारी मैक्सिमम कैपेसिटी की लोन मिल रही है। तो दोस्तों ये बात खास ध्यान में रखना जरूरी है कि बैंक ने जो एलिजिबिलिटी आपकी बनाई है या बैंक ने अभी जो कैलकुलेशन करके आपको लोन ऑफर किया है, एक्चुअल में आपको इतनी लोन की जरूरत है भी या नहीं। मैंने जैसे भी आपको कैलकुलेशन बताए, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, होम लोन, इन सबको इतने ही क्राइटेरिया में सेट करके रखिए और हो सकता है दोस्तों इसी के अंदर आपका सारा रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, ना कि भगवान ना करे कोई स्पेशल ऐसी कंडीशन आ जाती है तब जाके आपको अपनी चादर फैलाने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज इतना कैलकुलेशन है और इतनी रिक्वायरमेंट है वो इनफ हो जाती है। मैं आपको दोस्तों एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। एक व्यक्ति है, जब अपने करियर की शुरुआत करते हैं तब एजुकेशन लोन उनके ऊपर ऑलरेडी खड़ा होता है। सैलरी उनकी ऑलमोस्ट 60 to 70,000 के आसपास हैवी अच्छी सैलरी के ऊपर उनकी करियर की शुरुआत होती है। अब एजुकेशन लोन है, चलिए मानते हैं कि वो आपके करियर को सेट करने वाला होता है और नो डाउट इसके ऊपर रिस्क लेना जरूरी होता है। आने वाले 2 साल तक या 3 साल तक उन्होंने अपने आप को बांध के रखा है एजुकेशन लोन के अंदर। डिसिप्लिन से एजुकेशन लोन भरने के बाद इन्होंने अपना पूरा लोन का कैपेसिटी है वो फिनिश किया है और पूरी लोन फुलफिल की है। अब दोस्तों अपने आप को इतना बांधने के बाद इमोशनली ट्रिगर शुरू हो जाता है, क्योंकि करियर की शुरुआत में ही अपने आप को इस तरह से पैसों के लिए बांध के रखना, अपनी इच्छाओं को मारना। अब ये व्यक्ति है, सबसे पहले लेते हैं पर्सनल लोन, जो भी उनकी रेगुलर या जो भी नीड है वो फुलफिल करने के लिए। दोस्तों पर्सनल लोन का सबसे पहला उन्होंने ईएमआई है वो ऑलमोस्ट 40% तक पर्सनल लोन का ईएमआई है वो रख दिया। 18,000 तक है वो उन्होंने अपना ईएमआई रख दिया है पर्सनल लोन का। 1 या 2 साल जाते हैं, अब उनको जरूरत लग रही है कि मुझे गाड़ी की जरूरत है। देखिए दोस्तों ये मैं नीड बेस्ड ही साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। अब उनको जरूरत पड़ती है गाड़ी की, एक्चुअल में जरूरत नहीं होती है। उनको लगता है कि अब मैंने इतने साल से कमा रहा हूं, मैंने अपना इतना अच्छा व्हाइट कॉलर जॉब ले लिया है, अपना डिग्री ले लिया है, तो अब मुझे 4 व्हीलर है वो लेना चाहिए और मैं कंफर्टेबली ये सारी चीजें वो फुलफिल कर पा रहा हूं। तो अब दोस्तों होते ये बात ये कि गाड़ी लेते हैं, 6 लाख के आसपास की ऑटो लोन की अमाउंट है वो ले लेते हैं। अब दोस्तों 6 लाख की ऑटो लोन के ऊपर ऑलमोस्ट आप कैलकुलेशन करेंगे रैंडमली तो 12 से 12,500 के आसपास उनका ईएमआई सेट होता है। अब दोस्तों बैंक के अंदर आप देखेंगे तो अभी भी उनकी एलिजिबिलिटी तो सेट हो रही है, उनको लोन मिल रही है और वो लोन लेते जा रहे हैं। दोस्तों अब 70,000 में से नौबत यह है कि ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास इनका ईएमआई है वो जा रहा है, वो भी पर्सनल लोन और ऑटो लोन जैसी खास जो चीज की जरूरत नहीं है वैसी जगह पे। थोड़ा टाइम होता है, इनको लगता है कि मैं अब ये ईएमआई के चक्कर में फंस गया हूं, उनको एक बड़ी लोन ऑफर होती है क्योंकि उनकी क्रेडिट लिमिट है वो काफी अच्छी हो चुकी है रेगुलर ईएमआई भरने की वजह से। तो ये दोनों लोन चुकाने के लिए वो क्या करते हैं, एक साथ 8 लाख की लोन ले लेते हैं पर्सनल लोन अगेन, और उसका जो ईएमआई इनका सेट होता है वो 2 या 4,000 के लोअर कैटेगरी में सेट होता है।
अब दोस्तों आप रेगुलरली हर महीने ईएमआई भर रहे हो, आपने पर्सनल लोन ले ली है, लेकिन एक्चुअल में लाइफ में बहुत सारी ऐसी भी सिचुएशन आती है जब सही में आपको पैसों की जरूरत होती है। घर में कोई बीमार हो गया, उनका मेडिकल नहीं लिया हुआ था, या जो भी XYZ है, हॉस्पिटल का खर्चा आ गया, उस टाइम पे दोस्तों इनको फिर से पैसों की जरूरत पड़ती है और इनके पास तो अभी कोई प्लानिंग किया हुआ नहीं है क्योंकि सारा पैसा तो वो ईएमआई में भर रहे हैं। अब इनकी नौबत ये आती है कि 4 लाख के आसपास टॉपअप लेते हैं। 8 लाख ऑलरेडी लोन चल रहा था, 4 लाख का टॉपअप लेते हैं, टोटल 12 लाख का लोन हो गया। अब दोस्तों अगर इनकी ईएमआई कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 55 to 60% तक इनका ईएमआई है, इनका जो सैलरी है वो सिर्फ ईएमआई के अंदर ही जाता है। अब तो कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि 55-60% तक लोन मिलता है। एक्चुअल में दोस्तों ये होता है कि कई बार आपका कैलकुलेशन है वो क्रेडिट लिमिट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर क्रेडिट लिमिट अच्छी होती है तो यहां तक का ईएमआई सेट हो जाता है। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि एक साथ 2 बैंक के अंदर भी अप्लाई करके, किसी भी एक बैंक के अंदर से सैंक्शन लेके या दोनों बैंक में एक साथ सैंक्शन लेके भी ये काम हो जाता है। इन शॉर्ट यहां तक का इनका मैक्सिमम ईएमआई है वो सेट कर देते हैं। अब दोस्तों इनका करियर शुरुआत करके, इन्होंने लोन की शुरुआत करके टोटल अभी 7 से 8 साल हो चुके हैं। अभी तक वो सिर्फ लोन के ट्रैप में ही फंसे हुए हैं, व्हाइट कॉलर होने के बावजूद, अच्छी पढ़ाई होने के बावजूद, अच्छी नौकरी होने के बावजूद। तो दोस्तों अभी तक इन्होंने 7 से 8 साल में सिर्फ लोन ही भी भरी हुई है। अभी तक वो लोन के मायाजाल में फंसे हुए हैं। अब इस तरह से जैसे ये लॉकडाउन का पीरियड आ रहा है, कोरोना का पीरियड आ रहा है, तब ईएमआई उनका बाउंस होने का भी रिस्क हो जाता है। तो दोस्तों इसमें ओवरऑल ये होता है कि इनकी क्रेडिट लिमिट फिर से डाउन होती है, इनको नेक्स्ट लोन मिलने के लिए तकलीफ होती है, और अभी जो फाइनेंशियल स्ट्रेस पड़ रहा है उसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल है उसमें भी गिरावट आती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें शुरुआत ही होती है कि आपकी एक्चुअल में जो लोन अमाउंट थी, रिक्वायरमेंट, उसको प्रिफर ना करते हुए आपको जितनी लोन मिल रही थी वो सारी की सारी लोन ले ली। तो दोस्तों ये सबसे पहला पॉइंट है लोन के ट्रैप में नहीं फंसने का और ये भूल-भुलैया से बाहर निकलने का। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लोन से रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तब तक के लिए